अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं और यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जिनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है वो हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? वैसे तो जो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो होते हैं अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q बोथ बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर को हम इन जनरल किस नाम से जानते हैं? क्यू डैश किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बारे में हम ये जानते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q बोथ बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो बाय डेफिनेशन बात होगी। अब हम बात करते हैं कि वो क्या तरीके हैं या वो क्या चीज़ें हैं कि हम देखें और हमें समझ आ जाए कि ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के लिए सबसे पहला जो चीज़ हमें पता होना ज़रूरी है वो है टर्मिनेटिंग है। मतलब हर वो नंबर जिसका डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स हों और उसके बाद उसका आंसर आ जाए और उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, जैसे 1/5 इसका आंसर आता है 0/0.5, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। नंबर 2, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो फिर उसके साथ रिकरिंग होना ज़रूरी है। नंबर 2, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो, मतलब कि वो ख़त्म तो ना हो रहा हो किसी भी नंबर पे, लेकिन जो उसके डेसिमल है, डेसिमल पार्ट उसे का है, वहाँ पर एक ख़ास सीक्वेंस हो, एक ख़ास सीक्वेंस के साथ नंबर चल रहे हो, 333, 32, 32, 32, इस तरह वो किसी ख़ास सीक्वेंस से चल रहे होंगे, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के लिए यानी कि किसी भी नंबर को देख के आप कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, मतलब वो किसी भी जगह पे रुकते तो ना हो, और दूसरी बात ये कि वो नॉन रिकरिंग हो, उनमें कोई भी सीक्वेंस ना पाया जाए, नंबर ऐसे अब्रप्ट हो, आगे पीछे हों सारे, तो उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। पहला पार्ट हमारे पास आता है 2.3535, ये हमारे पास पार्ट आता है। तो ये देख लें कि ये देखने से ही है कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। वाई? बिकॉज रैशनल नंबर है, बिकॉज इट इज़ टर्मिनेटिंग, और कि ये टर्मिनेटिंग है इसलिए ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। सेकंड पार्ट हमारे पास आता है 0.6 और उसके ऊपर ये बार है। ये बार रिप्रेजेंट करता है नॉन ये रिप्रेजेंट करता है रिकरिंग को, यानी कि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है हमारे पास और रिकरिंग है, यही नंबर रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, राइट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, थर्ड पार्ट है 2.236067 अप टू सो ऑन। दिस इज़ नंबर 1। अगर आप इसको देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन साथ एक और चीज़ भी है, ये नॉन रिकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इसका मतलब क्या है? दिस इज़ इरेशनल नंबर, कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट आता है √7। ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, बिकॉज ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ई और पाई। ये दोनों ऑब्वियसली हमारे पास इरेशनल नंबर हैं, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है वो पार्ट है, वो हमारे पास आता है 5 + √11। ये वाला जो हमारे पास पार्ट है 5 + √11, इसमें हमारे पास जो √11 है ये इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर जब रैशनल नंबर में प्लस होता है तो आंसर फिर भी इरेशनल नंबर ही आता है। सो दिस इज़ इरेशनल बिकॉज √11 इज़ इरेशनल, राइट। इसी तरीके से हमारे पास √3
plus under root 13 is irrational number, because under root 3 is irrational number, non-terminating, non-recurring. Under root 13 is irrational number, non-terminating, non-recurring. That's why ये जो दोनों नंबर्स हैं, दो irrational नंबर को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर फिर भी आपके पास क्या आता है, irrational नंबर आता है. नेक्स्ट आपके पास आता है 15/4. दिस इज़ रैशनल नंबर बिकॉज आंसर इज़ टर्मिनेटिंग भी है और हमारे ये टर्मिनेटिंग है, ज़ाहिर सी बात जब ख़त्म होगा तो फिर रैशनल नंबर है. नेक्स्ट हमारे पास आता है 2 माइनस अंडर रूट 2 और ये इधर आता है 2 प्लस अंडर रूट 2. तो ये तो हमारे पास उसका फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो वो होता है 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर. मतलब इसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि ये और ये कट हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2. तो अब क्योंकि ये 2 के इक्वल आया तो 2 क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है. सो 2 माइनस अंडर रूट 2 और इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2, ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है शो द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन. अगर हम स्क्वायर रूट 2 को अंडर रूट नंबर लाइन पे ड्रा करने की कोशिश करें तो हम डायरेक्ट ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर रूट 2 इट्सेल्फ जो है ना वहाँ पर हमें, क्योंकि नंबर लाइन हमारे पास ये होती है, ये हमारे पास नंबर है 0 1 2, तो यहाँ पर कोई अंडर रूट 2 एज सच खुद से नज़र नहीं आ रही कि यहाँ पर ये ड्रा करेगी, यहाँ पर लाइन ड्रा करेगी. तो अगर हम अंडर रूट 2 का आंसर निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है अबाउट 1.4142 विच इज़ अबाउट नियर 4, यानी कि नियर 1, यानी कि जो भी नंबर लाइन ड्रा करेंगे वो 1 के करीब ही कहीं या थोड़ा सा आगे जाके कहीं ड्रा होगी. तो हम यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम अगर हम इसको देखें, अब पैथागोरस थ्योरम को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे पास होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. अगर आप इसका स्क्वायर ख़त्म कर दें तो इस साइड पर हमारे पास क्या आ जाता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाइपोटेनस. अब हमें दो कोई भी ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर लें फिर उनको प्लस करें तो आंसर हमारे पास 2 आए. तो ज़ाहिर सी बात है वो नंबर हमारे पास कौन से हैं, 1 और 1. अगर आप 1 का स्क्वायर लें तो आंसर आता है 1, इस 1 का स्क्वायर भी आंसर आएगा 1, और इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 2. तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, अंडर रूट 2. मीन्स के अंडर रूट 2 अगर आप यहाँ पर देखें तो उसके दो हिस्से हैं, 1 एंड 1. ठीक है, तो अब हमने ये जो दो इसके हिस्से हैं 1 और 1, हमने उनको ड्रा कर देना है नंबर लाइन पे. अब हमने नंबर लाइन जब ड्रा करनी है तो यहाँ पर दरमियान में हमारे पास 0, यहाँ पे हमारे पास है 1 और इधर हमारे पास 2. सिमिलरली यहाँ पर -1 और इधर है हमारे पास -2, सो ऑन. आगे ये लाइन तो खैर जाती रहेगी, लेकिन हमने क्योंकि फ़िलहाल यहाँ तक ही ड्रा कर लेना है. तो सबसे पहले अगर आप इसको 1 मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 1 है. फॉर लेट अस सपोज हमारे पास बेस है और ये हमारे पास है 1, तो परपेंडिकुलर भी आपके पास क्या है, 1. लेट अस सपोज हमने ये जो नंबर 1 ड्रा किया है ना वो यहाँ पर आता है, परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर आ गया. तो ये चीज़ आपकी क्या आती है, हाइपोटेनस. और ये हाइपोटेनस किसके इक्वल है आपके पास, अंडर रूट 2 के. ये आपने बेस का 1 ड्रा किया, या आपने परपेंडिकुलर का 1 ड्रा किया और ये आपके पास आ गया हाइपोटेनस. अब आपने क्या लेना है, एक किसी भी चीज़ की मदद से यहाँ से अगर आप एक कर्व ड्रा करें, ये तो खैर एक बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप यहाँ से एक कर्व ड्रा करें तो ये आपके पास आता है तकरीबन 1.4, जो कि एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू है अंडर रूट 2 के. नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंडर रूट 3 को हमने कैसे ड्रा करना है. जब हमने अंडर रूट 2 को ड्रा करना था तो वो तो बहुत ईजी था, क्योंकि 1 एंड 1 हम दो नंबर लिए थे और उन दोनों को प्लस करें तो आपके पास 2 आ जाता है. अब 3 कैसे लेके आना है, 3 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सोचना है पहले कैसे कौन से दो नंबर हैं. अगर आप अंडर रूट 2 का स्क्वायर ले लें और 1 का भी स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास 2 + 1 और ये आपके पास क्या आ जाता है, 3. यानी कि एक नंबर हम लेंगे अंडर रूट 2
और एक हम नंबर किसको लेंगे, 1 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब हमारे पास जो यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्योंकि हाइपोटेनस में यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, √3। हमें हाइपोटेनस इन दोनों को इस तरीके से करना है कि यहाँ पे हमारे पास √3 है। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट लें तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या रह जाता है, हाइपोटेनस। तो हम ये कह रहे हैं कि जो बेस हमने लेनी है वो हम लेते हैं यहाँ पर √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास रह जाएगा 2 + 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 3। तो हाइपोटेनस तब आपके पास बनता है 3 अगर आपके पास बेस √2 हो और परपेंडिकुलर आपके पास क्या हो, 1 हो। जैसा कि हम √2 तो पहले ड्रा कर चुके हैं, अब हम उसी के ऊपर ड्रा करेंगे √3 ड्रा करने के लिए मैंने एक छोटा क्लिप बोर्ड लिया और उसकी एक रीज़न ये है कि मुझे अभी इसको मूव कराना है। यहाँ पर देखिए √2 सबसे पहले ड्रा करना है। अब बेस आपकी क्या है, √2, तो ये √2 तो ये है। इसका मतलब ये है कि अब मुझे इसको बेस अगर बनाना है तो मुझे इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। अब ये मेरे पास ये बेस है, ये बिल्कुल ये सामने मेरे बेस नज़र आ रही है। अब इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा करना है वो मैंने ड्रा करना है 1। तो 1 जाहिर सी बात है ये बिल्कुल सीधा होगा तो फिर ही अब इसके ऊपर बिल्कुल 90 के एंगल पे मैंने एक 1 ड्रा करना है, एक 1 पॉइंट तैयार करना है। आप थोड़ा छोटा ड्रा कर लें, ये एक 1 पॉइंट ड्रा कर लिया, यानी ये आपके पास √2 आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, 1। तो ये आपकी बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो अब आपने एक टेढ़ी लाइन ड्रा करनी है जो देखने में तो सीधी लग रही है, लेकिन ये अगर आप इस तस्वीर को टेढ़ा कर दें तो फिर ये आपको अगर आप इसको इस तरीके से देखें, ये देखें, ये आपकी बेस है, ये बेस है, ये आपका 90 का एंगल। तो ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये अब आपका क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि किसकी इक्वल है, √3 के इक्वल है। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ करें फ़िलहाल इसको ख़त्म कर दें, ये आपकी बेस हो और इस तरीके से अगर आप देखें तो फिर आपको ये वाली जो लाइन है ये टेढ़ी नज़र आएगी, ये आपके पास क्या आता है, √3 आता है। ठीक है, अब आपने जब इसको √3 को ड्रा कर लिया तो अब आपने जब अपना वो कर्व ड्रा करनी है वो आपने यहाँ पे रख के और इस तरीके से कर्व ड्रा करनी है जो कि इस पॉइंट पर आएगी। ठीक है, और ये तकरीबन 1.7 कुछ इसके करीब आएगी। यानी कि √3 को ड्रा करने के लिए पहले आपको √2 ड्रा करना ज़रूरी है और √2 के ऊपर 90 का एंगल बनाते हुए आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। लेकिन √2 को फिर इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट अपने सामने रख लेना है, फिर आपको ये 90 का एंगल ड्रा करने में आसानी होगी और फिर आपने उसकी मदद से यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रा करनी है जो कि आपका हाइपोटेनस है, जैसे कि √3, और फिर वहाँ से कर्व ड्रा करनी है जो कि इक्वल है 1.7 के। तो ये रिप्रेजेंटेशन है आपकी √3 के लिए। थर्ड पार्ट है आपके पास 4 होल 1/3। इसका मतलब ये है कि जो हमारी नंबर लाइन है वो ड्रा होगी हमारे पास 4 और 5 के दरमियान। 4 सबसे पहले लिखा हुआ है तो हमारी जो नंबर लाइन है वो 4 और 5 के दरमियान ड्रा होगी। 4 और 5 के दरमियान वाले हिस्से को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 में। तो 1, 2 और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, 3। अब इसमें से हमने लेना कौन सा है, 1/3। तो ये है हमारे पास 1/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 होल 1/3 आ जाएगा। -2 होल 1/7, इसके लिए हमारे पास -1, -2 और -3। तो हमने क्या करना है, -2 और -3 के दरमियान हमारे पास टोटल हमने कितनी लाइनें लगानी है, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये वाली कौन सी आती है, 7। और हमने लेनी कौन सी है, 1, यानी कि फ़र्स्ट वाली, ये वाली लाइन हम लेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे -2 होल 1/7। नेक्स्ट है हमारे पास 5/8, सिर्फ 5/8 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर लाइन है ये होगी हमारे पास 0 और 1 के दरमियान। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान हमारी ये नंबर लाइन होगी और 0 और 1 के दरमियान वाले
टोटल हमने कितने हिस्से बनाने, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और उसमें से लेना कौन सा हिस्सा है, 5। 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5। इसको हम कहेंगे 5/8। नेक्स्ट आता है 2 होल 3/4, यानी हमारी जो नंबर लाइन है वो ड्रा होगी 2 और 3 के दरमियान, और 2 और 3 के दरमियान हमने टोटल कितनी लाइंस ड्रा करनी है, 4। 1 2 3 एंड 4। इसको बेशक ज़रा इक्वल ड्रा कर लें, 1 2 3 एंड 4, लेकिन हमने लेनी कौन सी है, थर्ड वन। ये हमारे पास है थर्ड वन, जैसे हम लेंगे 2 होल 3/4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी इसको p/q की शक्ल में लिखें। तो सबसे पहले हम इसे कहते हैं लेट x इज़ इक्वल टू दिस, कि ये इक्वल टू x है। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो सिर्फ डेसिमल पोर्शन में सिर्फ एक ही डिजिट रहेगा, यानी 0.444, कोई दूसरा डिजिट नहीं है। जब सिंगल डिजिट हो तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड से आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, यानी कि 10 को x से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 10.0.444 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.444, इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 10x। और इसको अगर आप मज़ीद लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 4.4, और उसके ऊपर ये रिकरिंग आ जाएगा। क्योंकि ये तो रिकरिंग है यानी कंटिन्यूस है, तो इसलिए इस वाले पोर्शन को अगर ये 4.4, इसको अगर दो हिस्से देखे जाएँ तो इसके दो पार्ट हैं, एक इसका इंटेग्रल पार्ट और इसका डेसिमल पार्ट है। कोई भी जो डेसिमल नंबर होता है ना उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसका इंटेग्रल और एक उसका डेसिमल। अगर इन दो हिस्सों को प्लस किया जाए तो एक पूरा डेसिमल बनता है। लेट अस सपोज अगर आपके पास 1.2 है तो इसका मतलब ये है कि इसके दो हिस्से हैं, एक है आपके पास +1 और एक है आपके पास 0.2। तो आपने प्लस और 0.2 इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास एक नंबर बन गया। इसी तरह अगर आपके पास ये एक डेसिमल नंबर है तो इसके दो हिस्से हैं, एक है 4 और एक है 0.4, ठीक है। और जाहिर सी बात है वो रिकरिंग था तो ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद 4 प्लस ये जो 0.4 है, बेसिकली ये चीज़ आपके पास किसकी इक्वल है, x के। इसको अगर हम 1 कह दें तो यहाँ पर हम इसको पुट कर लेंगे x, 0.4 की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, x। तो यहाँ पे हमारे पास है 10x, 10x में से -x करेंगे तो इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। यह आ जाएगा 9x इज़ इक्वल टू 4। तो x इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, 4/9। ये इसकी p/q फॉर्म आ गई है। अब हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास डेसिमल वाले पोर्शन में दो इंटीजर्स हैं, जैसे यहाँ पर 2 1 2 1, इस तरह। इसको भी हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास x के इक्वल है, लेकिन इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको करेंगे मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो डेसिमल वाले पोर्शन है उसमें दो डिजिट्स हैं। तो इसको 100x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.212121 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 21.21, और जो अगले वाला पोर्शन है वो आपका रिकरिंग हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने पहले समझाया कि कोई भी जो डेसिमल नंबर होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसका इंटेग्रल पार्ट है और एक इसका डेसिमल पार्ट है। तो अगर आप चाहें तो बेशक इसके इंटेग्रल पार्ट को और इसके डेसिमल पार्ट को अलग अलग करके इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100x। तो इसको हमने क्योंकि x का नाम दिया हुआ है और इसको हम कहेंगे कि दिस इज़ फ्रॉम 1। हमें पहली इक्वेशन से ये बात पता चली है, और ये इधर +x है तो इस साइड पर आके हो जाएगा -x, विच इज़ इक्वल टू 21, मीन्स 99x इज़ इक्वल टू 21। तो x इज़ इक्वल टू 21/99, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने नेम द प्रॉपर्टी करना है। अब नेम द प्रॉपर्टी में मैंने पहला और 7वां पार्ट इकट्ठा लिखा, उसकी कोई रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप पहला पार्ट देखें तो उसमें लिखा हुआ है a + 4 + b, और इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी लिखा हुआ है a + × 4 + b, और नीचे अगर आप देखें तो 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8।
तो मसला इन दोनों को इकट्ठा लिखने का मकसद क्या था कि ये दोनों हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव लॉ, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? पहले वाला है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, उसमें ऐड हुए हैं, तीनों टर्म्स ऐड हुई हैं। एसोसिएटिव में क्या होता है कि अगर आप पहले दो टर्म्स के साथ कोई एक बाइनरी ऑपरेशन जैसे कि प्लस आप करते हैं और उसमें फिर प्लस करते हैं तीसरी टर्म, या फिर आप पहली वाली टर्म को अलग लिख लें तो दूसरी और तीसरी टर्म को पहले प्लस कर लें और फिर उसको पहली वाली टर्म के साथ प्लस कर लें, तो आपका आंसर सेम रहेगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। और यही वाला लॉ हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है कि अगर आप पहला नंबर साइड पे रख लें, दूसरे और तीसरे नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लें, और या फिर आप पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लें और तीसरे वाले नंबर को बाद में मल्टीप्लाई कर दें, तो बेसिकली ये एसोसिएटिव लॉ होता है। विद रिस्पेक्ट टू, पहले वाला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और दूसरे वाला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों एसोसिएटिव लॉ हो गए। इसी तरीके से मैंने दूसरा और 8वां पार्ट भी इकट्ठा लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखें √2 + 3 = √3 + 2, यानी अगर वैल्यूज़ को रिवर्स कर दिया जाए, बदल दिया जाए। इसी तरीके AB = BA, इसमें भी सिर्फ वैल्यू बदलनी है, ऑपरेशन बदल गई नहीं। यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का है, लेकिन प्रॉपर्टी एक ही है और उस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू पहली वाली जो है वो है एडिशन, और जो ये 8वीं वाली है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो यानी कि अगर आप AB को एक तरफ लिख रहे हैं फिर BA लिख रहे हैं, यानी सिर्फ अदल बदल कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज़ आगे पीछे कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये 3 पार्ट मैंने इकट्ठे लिखे हैं। पहला है x - x = 0। x - x, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी नंबर फर्स्ट करें 3 हो और उसमें से -3 कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो -3 का क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स। इसी तरीके से -x का क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन्वर्स है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 एक नंबर है और उसमें कोई ऐसा नंबर प्लस करें, ऐड करें कि आंसर फिर भी 3 रहे, तो वो क्या है, 0। 3 में 0 प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 रहेगा। तो बेसिकली आपके पास जो 0 है, यहाँ पर ये जो 0 है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है। यानी ये उस नंबर की आइडेंटिटी ऐड होने के बावजूद क्या कर लेता है, बरकरार रखता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में देखा जाए तो ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो लेकिन उसकी आइडेंटिटी ना ख़राब करता हो। जैसे कि 100 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 100 ही है, तो वो 1, तो 100 1s are 100, तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। यानी कि आइडेंटिटी अगर किसी की बरकरार रखे, तो जैसे 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 में कोई भी नंबर ऐड किया जाए तो वो उसकी आइडेंटिटी को क्या करेगा, बरकरार रखेगा, और 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी उसकी आइडेंटिटी को बरकरार रखेगा। ये लॉ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये आगे। और इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर एडिशन हो रहा है। तो और ये हो किस साइड से रहा है, ये मल्टीप्लाई हो किस साइड से रही है, लेफ़्ट साइड से हो रही है, तो हम इसे कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट। पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर क्या होगा, ऐड होगा। और ये है कौन सा, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समटाइम ये राइट साइड से भी मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर बाहर की तरफ ए लिखा होता है तो उसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि इनकी प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखें। यहाँ पर है -3, यहाँ पर है -1, और ये इम्प्लाइज करते हैं 0 इज़ लेस दैन 2। सिंपल सी बात है, -3 में क्या ऐसा काम किया गया जो आंसर 0 आया, +3। तो अगर हमने यहाँ पर +3 किया तो एडिटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आपने एक साइड पर +3 किया तो दूसरी साइड पे भी आपने लाजमी तौर पर क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो आपका आंसर क्या आता है,
ये आ जाएगा। तो ये किस लॉ के तहत हुआ है? ये हुआ है एडिटिव लॉ। इसको हम कहते हैं एडिटिव लॉ। यानी अगर हमने एक तरफ ऐड किया तो दूसरी तरफ भी हमने सेम नंबर ऐड ही किया है। नेक्स्ट हमारे पास आती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आती है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या है कि ए इज़ लेस देन बी हो तो 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b आती है। इस प्रॉपर्टी में होता क्या, अगर कोई आपसे ये कहे कि 5 और 100 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 5 और 100 में से, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि 5 हमारे पास बड़ा है। लेकिन अगर 1/5 और 1/100 की बात की जाए तो ये वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, फिर 1/5 बड़ा हो जाएगा किससे, 1/100 से। यानी कि रेसिप्रोकल के बाद जो वर्थ वैल्यू है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मीन्स अगर ए इज़ लेस देन बी है तो 1/a इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1/b। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। यानी कि जो नंबर आपने एक तरफ प्लस करना है वही नंबर आपने दूसरी तरफ भी प्लस करना है। सेम वही वाली प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको भी कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, राइट। इस प्रॉपर्टी में ये बताया गया कि फेस सी इज़ लेस दैन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो दैन ए इज़ लेस दैन बी। मीन्स कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके जो इनइक्वालिटी है उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वाली भी ए सी इज़ लेस दैन बी सी एंड सी इज़ लेस दैन ज़ीरो। अगर लेस दैन ज़ीरो हो, ठीक है, यानी कि नेगेटिव में चला जाए तो फिर इस वाले साइन पे फ़र्क पड़ जाएगा, फिर ए इज़ ग्रेटर दैन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये भी हमारे पास किसके अकॉर्डिंग है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये भी, राइट। लास्ट वन जो प्रॉपर्टी है वो भी आपके पास इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम ट्राइकोटोमी। ये 3 नंबर्स के दरमियान होती है, या तो वो बड़े बराबर हों या लेस हों, इनमें से कोई भी एक अप्लाइबल हो तो हम उसे कहते हैं कि ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि इंसर्ट द 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन इनके 1/3 एंड 1/4 के। तो इसमें इन दोनों के दरमियान क्योंकि हमें रैशनल नंबर ढूंढना है तो हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, मीन। हम इन दोनों का मीन निकालेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, 7/12 बन जाए। और इसको डिवाइड कर लें आप किससे, 2 से। तो 7/12 को डिवाइड करने का मतलब है ये, यानी कि 7/24, ठीक है। यानी कि 1/3 और 1/4 के दरमियान 7/24 एक रैशनल नंबर आ गया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इन दोनों का मीन निकालें या आप इन दोनों का मीन निकालें, बात एक ही है। लेट अस सपोज हम इन दोनों का मीन निकाल लेते तो हम इनका कैसे मीन निकालेंगे, 1/3 + 7/24, तो ये आ जाएगा 15/24। तो अब हमने इसको डिवाइड किससे कर लेना है, 2 से। तो 15/24 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आंसर आ जाएगा 15/48। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/3 और इसके बाद आएगा 15/48, 7/24 एंड 1/4। इसी का सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो वो है 3 और 4 के दरमियान आपने निकालना है। तो 3 और 4 के दरमियान आप कैसे निकालेंगे कि आपने सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर लेना है, 3 और 4 को, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7, और उसको डिवाइड कर लेना है 2 से, यानी कि 7/2। तो 3 और 4 के दरमियान जो एक रैशनल नंबर आता है वो आता है 7/2। अब आपकी चॉइस है, आप इन दोनों को प्लस करके इनका मीन निकाल लेते हैं या इन दोनों को प्लस करके आप मीन निकालें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं 7/2 में प्लस कर लेती हूँ 4 को, तो ये आ जाएगा 15/2, ठीक है। तो और इसको डिवाइड कर लेना है किससे, 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 15/4। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 3, 7/2, 15/4 एंड 4।